नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाली हूँ 3 ऐसे मुद्दे पे, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे पे, जिस पे सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा बहसा-बहसी हो रही है। पहला मुद्दा जो अगर आपने सुना होगा कि एक महिला को जो वो साड़ी पहन के एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट में गईं, दिल्ली के सीपी में कनॉट प्लेस में गईं वो, और उनको वहाँ पे जो स्टाफ थे उनको वहाँ नहीं जाने दिया, ये कह के कि उन्होंने साड़ी पहन रखी है और वो स्मार्ट कैजुअल्स में नहीं आता, जो कि रेस्टोरेंट का ड्रेस कोड है। इसको थोड़े आसान लहजे में कहें तो हर रेस्टोरेंट जो होता है, अगर वो बड़ा होटल होता है या बड़ा रेस्टोरेंट होता है, खाने की जगह होती है, तो वहाँ पे एक ड्रेस कोड होता है। आप वहाँ पे कुछ भी पहन के यूं ही नहीं जा सकते। बहुत सारे जो क्लब्स होते हैं वहाँ पे आपको लिखा होता है कि आप यही पहन के आ सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपने ऐसी कुछ चीज़ें पहनी हैं तो रेस्टोरेंट का अधिकार है कि वो आपको आने या जाने की अनुमति ना दे। तो खैर इसमें उस महिला ने, जब ऐसा हुआ तो उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। आज इंटरनेट का ज़माना है, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन सबके हाथ में है, तो उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करके उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया। अब ये खबर जो है वो आग की तरह फैली कि भाई, भारत में रहते हुए भारतीय परिधान को आप कैसे मना कर सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि ये स्मार्ट कैजुअल है या स्मार्ट कैजुअल नहीं है। और क्यों आज तक साड़ी को किसी कैटेगरी में रखा ही नहीं गया। क्या है साड़ी? ट्रेडिशनल है। अगर मैंने दूसरी तरह से साड़ी पहन ली, जैकेट पहन लिया उसके पीछे उस पे, या थोड़ा अलग तरीके से पहन लिया, तो क्या वो स्मार्ट कैजुअल नहीं है? और क्यों क्यों एक महिला को साड़ी पहनने पे, अपने देश के परिधान पहनने पे, अपने देश में, अपने देश के एक रेस्टोरेंट में जाने से रोका जाए? इस पे बड़ी प्रतिक्रिया आई। सारी महिलाओं ने साड़ियों की फ़ोटो डाली अपनी अपनी, कि किस तरह से वो बड़े बड़े समारोह में, बड़े बड़े मंचों पे, बड़े 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 जगहों पे साड़ी पहन के गई हैं। कुछ ऐसी महिलाओं ने फ़ोटो डाली कि वो विदेशों में कैसे साड़ी पहन के गई हैं। ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहाँ पे साड़ी पहनी हुई सारी साइंटिस्ट, जो इसरो की साइंटिस्ट थी, वो उनकी फ़ोटो आई। बहुत सारे लोगों की फ़ोटो आई जिन्होंने साड़ी पहन के, हमें सुषमा स्वराज की फ़ोटो दिखाई दी, इंदिरा गांधी की फ़ोटो दिखाई दी, विजय लक्ष्मी पंडित की फ़ोटो दिखाई दी, कि कैसे सरोजनी नायडू की फ़ोटो दिखाई दी, जो उन्होंने एक बहुत ही दमदार भाषण दिया था यूएस में, साड़ी पहन के दिया था। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें आई। तो ये एक तरह से भारतीय नारी की जो पहचान है, जो एक साड़ी जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, वो उससे मिल के ये थोड़ा मुद्दा हो गया। अभी अभी खबर आई है कि उस जो स्टाफ थी जिसने ये साड़ी पहनी हुई औरत को रेस्टोरेंट में जाने से मना कर दिया था, उसको उस रेस्टोरेंट ने निकाल दिया है। अब इसमें भी सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। कोई कह रहा है अच्छा हुआ, कोई कह रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। पर मेरा इसमें एक अलग सोचना है, और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस पे लाइव जाके आपसे बात करूं। आप में मुझे बताइए कि क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सही है। मैं सोचती हूँ कि जो साड़ी हो, या कुर्ता पजामा, या धोती कुर्ता, या गमछा, या पगड़ी, या तिलक, या जनेऊ, या शिखा हो, या फिर हाथ में बंधा हुआ धागा हो, कुछ भी, पायल हो, बिंदी हो, सिंदूर हो, कुछ भी, इसको हम ऐसा क्यों मानते हैं कि ये स्मार्ट नहीं हो सकता, ये आपको स्मार्ट नहीं दिखाते। आप अपने इंटरव्यू में जब जाते हैं, जब इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आप क्या पहनते हैं? लड़कियां साड़ी पहनती हैं, कुछ लड़कियां साड़ी पहनती हैं, कुछ सलवार सूट पहनती हैं, लड़के शर्ट पैंट स्ट्रिक्टली पहनते हैं, कुर्ता पजामा में नहीं जाते मैक्सिमम, जो अधिकतर है।
वैसे ही आप बहुत अपनी भारतीयता को दिखाता हुआ जनेऊ नहीं दिखना चाहिए, हाथ में धागा नहीं बंधा होना चाहिए, वगैरह 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 चीज़ें होती हैं। ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं? ये सिर्फ रेस्टोरेंट में जाने की बात नहीं है। आप कहीं भी जाते हैं, आपको सबसे पहले लगता है कि मैं देहाती तो नहीं दिख रही, मैं पिछड़ी हुई तो नहीं दिख रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपके मन में क्यों आती हैं? आप रेस्टोरेंट की बात तो मैं बाद में आऊँगी, ये आपके मन में भी आती है। आप कहते हैं नहीं, शॉर्ट पैंट पहने, स्मार्ट दिखेंगे, इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, कहीं किसी से मिलने जाते हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, तो आप अपनी सबसे बेस्ट शॉर्ट पैंट निकाल के जाते हैं। आप कुर्ता पजामा तो नहीं ले रहे, या अपनी धोती कुर्ता या अपनी पारंपरिक वेशभूषा तो नहीं पहन के जाते। हालांकि अगर आप जापान में जाएंगे तो वहाँ पे अलग है, आप चीन में जाएंगे तो वहाँ पे भी थोड़ा अलग है। अब चेंज हो रही हैं चीज़ें, लेकिन वहाँ पे भी थोड़ा अलग है। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि आज भी 75 साल बाद भी आज़ादी तो हमें मिल गई, पर हम दिमाग से बिल्कुल अभी भी वही हैं, गुलाम। हमें जो भी चीज़ स्मार्ट मॉडर्न दिखना होता है, इंटेलिजेंट दिखना होता है, वो सब के सब वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स हैं। मतलब जो पश्चिमी सभ्यता के स्टैंडर्ड्स हैं वही हमारा स्टैंडर्ड होता है। हमें डाइनिंग टेबल पे खाना अच्छा लगता है, फर्श पे बैठना अच्छा नहीं लगता। हमें अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं तो वो स्मार्टनेस हो जाता है। अगर आप हिंदी में बात करते हैं, अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, तो आप पिछड़े हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते? आपके दिमाग में भी आता है। आप फ्लाइट में कितने लोग जो हैं वो हिंदी में बात करते हैं, या फिर चलिए हिंदी में तो हमारी होती है बात, पर क्या हम भोजपुरी में बात कर पाते हैं, मैथिली में बात कर पाते हैं? नहीं। हम वहाँ पे बहुत वेस्टर्नाइज थिंकिंग से जाते हैं। और यही हाल इस रेस्टोरेंट का या होटल का या कहीं पे भी अगर आप जाते हैं, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बहुत ही पश्चिमी सभ्यता से उधार लिए हुए होते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे साड़ी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो जो ड्रेस कोड है, वो ड्रेस कोड में आपका साड़ी आता ही नहीं है। ड्रेस कोड में स्मार्ट कैजुअल्स आता है, ड्रेस कोड में जीन्स आती है, टी शर्ट्स आते हैं, शर्ट्स आते हैं, ड्रेसेस आती हैं। बात ये नहीं है कि आप क्या पहनते हैं, पर बात ये है कि जैसे अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए लिख दिया था, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, क्या आज भी हम उसी जगह नहीं खड़े हैं जहाँ पे हम कह रहे हैं साड़ी इज नॉट अलाउड? क्या ये सही चीज़ है? ये साड़ी की बात नहीं है, ये आज भी 75 साल बाद भी गुलामी और गुलामी वाली मानसिकता की बात है। इसको बदलिए। आप जहाँ भी हैं, आप देखिए कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो बेंचमार्क्स हैं, क्या वो भारतीय जो सभ्यता है उसके हिसाब से है, या फिर वो वेस्टर्नाइज्ड है? इस बात का ध्यान रखिए। तो मेरे जो इस पर्टिकुलर घटनाक्रम में, जो ये वाली घटनाक्रम थी जिसमें कि स्टाफ को निकाल दिया रेस्टोरेंट वालों ने, क्योंकि उनको लिपापोती करनी थी। अब ये मामला तुल पकड़ गया तो उन्होंने स्टाफ को निकाल दिया। पर स्टाफ की क्या गलती थी? होटल ने अपने नियम बनाए, उसने स्टाफ को बताया। क्या स्टाफ ने नहीं पूछा? और होटल ने भी, जो उसका एडमिन है या एडमिनिस्ट्रेशन है जिसने भी ओरिएंट किया उनको नहीं बताया? तो यहाँ पे सिर्फ लिपापोती करने से नहीं होगा। ये कोई पहली घटना नहीं है और ये आखिरी घटना भी नहीं है। ये तब तक होता रहेगा जब हम अपने मन मस्तिष्क से, अपनी सोच में, अपने विचारों में, अपने कामों में आज़ाद नहीं होते। आज भी हम माय लॉर्ड कहते रहते हैं। आज भी सारे कानून ब्रिटिशर्स के बनाए हुए हैं। आज भी जो टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो आर्मी हो या पुलिस में, वो सब ब्रिटिशर्स के बनाए हुए हैं। आज भी जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक कॉपी पेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। रटने वाली, मगअप करके पेज भरने वाला एजुकेशन सिस्टम है।
तो ऐसे एजुकेशन सिस्टम में आप और क्या उम्मीद करेंगे? उसको बदलने का वक्त आया है। चलिए, दूसरी घटना जो आज हुई है वो हुई है, आपको आज नहीं हुई पर उस पर बातें हो रही हैं काफ़ी, 2-3 दिन हो गए। वो है आलिया भट्ट के मान्यवर मोही का जो विज्ञापन आया है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से कन्यादान जो है वो पितृसत्ता को दिखाता है, किस तरह से वो कन्याओं का मान नहीं रखता और किस तरह से ये एक औरतों को दबाने वाला, उनको छोटा दिखाने वाला सा रिवाज है, उसको बदलना चाहिए। अब ये कन्यादान का नाम चेंज करके कन्या मान रख देना चाहिए। तो खैर, ये पहली बार ये भी नहीं हुआ है। अगर आपको थोड़ा पहले लेके जाऊं तो तनिष्क वाला शायद आपको याद होगा, जहाँ पे लव जिहाद को प्रमोट किया गया था, बढ़ाया गया था। और ऐसे बहुत सारे, सर्फ एक्सेल का ऐड है, ऐसे आपको बहुत सारे ऐसे विज्ञापन मिल जाएंगे। तो ये पहली बात नहीं है। लेकिन जो गौर करने वाली बात है वो ये बात है कि हम सिर्फ कन्यादान पे ही क्यों बात कर रहे हैं। पहली तो जो लोग ये फिल्म बना रहे हैं या जो लोग इसमें एक्ट कर रहे हैं, जो कंपनी है, जो इसका ब्रांड मैनेजर है या जो एजेंसी है जिसने ये स्क्रिप्ट लिखी है और जिसने अप्रूव किया, और फिर जो एक्टर है जिसने ये स्क्रिप्ट पढ़ा, उन सब में से कौन सा इंसान ऐसा है जिसको कन्यादान का मतलब पता है? कितने लोग जानते हैं कि कन्यादान होता क्यों है? नॉर्मल तरीके से इसको ऐसा बनाया गया, इसको इस तरह से फैलाया गया कि कन्यादान इसलिए होता है क्योंकि बेटियां जो हैं वो पराया धन होती हैं और उनको दान करके माँ बाप अपने सर से बोझ हटा देते हैं और दूसरे को दे देते हैं। अब बेटी जो है पराया धन थी, वो अपने घर चली गई और आज से बेटी का मायके पे कोई हक नहीं रहा और पति के घर में चाहे ससुराल में उसके साथ जो भी हो, हमें जो मायका है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कन्यादान का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। कन्यादान इसलिए किया जाता है, पहले तो ये बात समझिए कि दान क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है। दान को सबसे ज़्यादा सर्वोच्च स्थान दिया गया है हिंदू धर्म में। जैसे आप दान करते हैं अपना जीवन दान, किसी के लिए अगर आप जीवन दान करते हैं तो वो सर्वोच्च स्थान है उसका। अगर आप किसी को विद्या दान करते हैं तो आप पूजनीय होते हैं। इसी तरह से बाकी लोग अपना जो ऐश्वर्य का दान करते हैं जब संत बन जाते हैं, तो दान को सर्वोच्च स्थान में दिया गया है। पूजा पाठ करते हैं आप दान करते हैं और वो एक त्याग की भावना, एक समर्पण की भावना और एक जिसको इंग्लिश में हम्बलिंग, मतलब मैं क्या हूँ, मेरा क्या है, इस भावना को लेके दान की व्याख्या की गई थी। इसी तरह से है कन्यादान। अब ये कन्यादान क्यों किया जाता है? अब ये कन्यादान इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि जो बेटी है वो पराया धन है और जल्दी से जाए और पीठा छूटे, ये नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि कन्या एक परिवार से दूसरे परिवार में जाती है तो जो पिता है का गोत्र, जो वो पहले, जो शादी के पहले जो उसका गोत्र होता है वो बदल जाता है, तो वो एक गोत्र से दूसरे गोत्र में जाती है। और इसी के लिए अग्नि को साक्षी मान के पिता दान करते हैं और कहते हैं कि मेरे गोत्र का मैं दान करता हूं, अब ये तुम्हारे गोत्र में प्रवेश किया, इसलिए होता है कन्यादान। और दूसरी एक और भावनात्मक तरीके इसका भी मतलब है, और वो ये कि दान जो है, अगर दान में मिली हुई वस्तु जो है उसका सम्मान करने की बात हर एक हिंदू ग्रंथों में की गई है। आप किसी भी पूजा पाठ को सुन लीजिएगा, उसमें ये कहा गया है कि दान को विनम्रता से ग्रहण कीजिए, दान का अपमान नहीं कीजिए।
दान को फेंकिए मत। दान को ये मत समझिए कि ये मेरी है। आपको याद रहना चाहिए कि वो आपको दी गई है एक जिम्मेदारी के साथ। और यही एक पिता का मतलब, पिता का भाव होता है अपनी बेटी को शादी करते वक्त, उसका विवाह करते वक्त, कि जब वो अपनी लाडली, अपने हृदय के टुकड़े को जब दूसरे घर में भेजता है तो उसके मन में क्या क्या ख्याल होते होंगे। लेकिन सबसे पहले उसकी अगर कोई आकांक्षा होती है तो वो ये होती है कि ये वर, ये परिवार, ये ससुराल जो मैं अपनी बेटी को दे रहा हूं, वो इसका ख्याल रखे और ये याद रखे कि मैंने एक जिम्मेदारी के रूप में दिया है। ये याद रखें कि ये दान है, वस्तु नहीं। ये दान है और इसका सर्वोच्च सम्मान होना चाहिए। ये होता है कन्यादान। पर इन सब बातों को आप बॉलीवुड से नहीं समझ सकते, जहां पे एक तरह से एक बहुत सोची समझी साजिश, अगर आप देखिए शुरू से लेके आज तक, पहले जब 70s में आपको बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी दिखेंगी, 70 से पहले आप 60s करें तो वहाँ पे राम पे फिल्में बनती थी, रावण का कैरेक्टर लोग करते थे, राम का करते थे, सीता होती थी, शकुंतला पे फिल्में बनती थी। धीरे धीरे जैसे ही बॉलीवुड में इस्लामीकरण होता गया, जो लोग आए पाकिस्तान से, उन लोगों ने बॉलीवुड पे अपना वर्चस्व जमाया। जो पहले औरतें बॉलीवुड हिंदू नहीं होती थी, हीरोइंस आपको हिंदू बहुत कम दिखेंगी, वो बाद में औरतें हिंदू होने लगी, मर्द सिर्फ मुसलमान होने लगे। और ये पूरा चलता गया और धीरे धीरे आप देखेंगे पूरा वर्जन जो है वो चेंज हो गया। गुनाह जो है वो उर्दू शब्द है, लेकिन गुनाहों का देवता हो गया। जो पंडित है, जो बलात्कारी, दुख देने वाला है, वो नाम उसका लाला है, पर उसका जिसके वेशभूषा है वो बिल्कुल पंडितों की आपको दिखेगी। आपको ऐसी फिल्में दिखाई देंगी जहाँ पे जातियों पे बहुत उन पे अत्याचार किया जा रहा है, और ये सब कुछ हिंदू धर्म में हो रहा है। मंदिर की सीढ़ियाँ ना चढ़ने वाला जो अभिनेता होता है वो एंग्री यंग मैन बन के पॉपुलर हो जाता है, लेकिन कहीं आपको ये नहीं दिखेगा कि कोई मज़ार पे नहीं जाता है। वही अभिनेता जो मंदिर की सीढ़ियों पे नहीं चढ़ता, वो कहता है वो मज़ार पे चादर चढ़ाता हुआ गाना गाता हुआ दिखता है आपको। तो ये पूरा एक वर्जन और ये शुरू हुआ। तो ऐसे बॉलीवुड से तो आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। यहाँ पे तो पूरा का पूरा जो अकबर है, अकबर को दीने लाही का दर्जा दे दिया गया, उस पर एक मेगा फिल्म बन गई। ऐसा अकबर जो कि आपको मीना बाजार लगाते थे। मीना बाजार का मतलब जानते हैं आप? सेक्स स्लेव्स बिकती थी वहां, औरतें बिकती थी, हिंदू औरतें। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और अजीबो शान शहंशाह कह दिया गया। वहीं पृथ्वीराज पे फिल्में ही नहीं बनी, वहीं विक्रमादित्य पे किसी ने फिल्म ही नहीं बनाई। ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स दिखेंगे आपको बॉलीवुड में। तो इस बॉलीवुड से मैंने तो उम्मीद कभी की छोड़ दी है। जो ये नया एपिसोड हुआ है कन्यादान, कन्यामान, और कैसे इसको मोड़ तड़ोड़ के दिखाया गया कि कैसे हिंदुओं की हर एक रीति खराब है, हम जो भी करें वो खराब है। मंगलसूत्र पहनना खराब है, सिंदूर लगाना खराब है, बिंदी पहनना खराब है, व्रत करना खराब है पति के लिए। लेकिन बाकी चीज जिसमें आपको क्रीम सुंदर लगना अच्छा है, बुर्का पहनना बहुत अच्छा है, हिजाब पहन के बाहर जाना बहुत अच्छा है, ट्रिपल तलाक जो है वो बहुत अच्छा था, इस्लाम जो है बहुत खुला धर्म है। ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं आपको। तो इसमें एक एंगल तो बॉलीवुड का है, पर एक दूसरा एंगल जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि ये साजिश जो है वो तकरीबन आपको
150 साल से क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा भी बहुत चलाई गई, जहाँ पे ये एक कन्वेंशन हुआ था वेनिस में, जहाँ पे ये डिसाइड किया गया था कि किस तरह से भारत में क्रिश्चियनिटी को बढ़ाया जाए। और उसमें एक चीज़ जो बहुत पहले 2 चीज़ें निकल के आई थी, वो एक पहले कि भारत में अगर आपको अपना धर्म बढ़ाना है, हिंदुओं को कन्वर्ट करना है, तो उसमें सबसे पहले आपको करना होगा उनके कल्चर पे अटैक। उनको ये बताना होगा कि आपका धर्म और आप जिस जगह से जो भी चीज़ें आप करते हैं वो सब कुछ बहुत ही गया गुजरा है, बहुत अप्रेसिव है, महिलाओं के लिए बहुत खराब है, और इसको सिर्फ चेंज करके छोड़ के ना मान के ही बदला जा सकता है। दूसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि किस तरह से आपके फैमिली स्ट्रक्चर को तोड़ा जाए, और जो स्टेट है जो, और एक एक इंडिविजुअल को अलग किया जाए फैमिली में। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो आपसे डायरेक्टली बात करने लगे, आपका फैमिली का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो। और ये मॉडर्न स्ट्रक्चर यही दिखाता है। देखिए, पहले जो गाँवों में झगड़े होते थे या कुछ होता था तो हम कहाँ जाते थे? आप पंचायत के पास जाते थे, वहाँ पे वो सुलझ जाता था, या घर का बड़ा है वो सुलझा देता था। अब आप कहाँ जाते हैं? आप जाते हैं कोर्ट। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आया है। और ये सारा चीज़ जो आपको दिखने को मिल रहा है, जो फैमिली स्ट्रक्चर्स को तोड़ने के लिए, फैमिली रिचुअल्स को भूलने के लिए, आपके संस्कारों से आपको हटाने के लिए, आपको ये कहने के लिए कि एथिस्ट बन जाइए, भगवान को मत मानिए, रिफॉर्म कीजिए। हाँ, चेंज आने के लिए, रिफॉर्म लाने के लिए आपको अलग सोचना होगा। अलग नहीं सोचना होगा, हमको सही सोचना होगा, और दोनों में अलग अंतर है। जब आप सही सोचते हैं तो आप कन्यादान का सही मतलब समझते हैं। जब आप अलग सोचते हैं तो आप साड़ी को रिग्रेसिव समझते हैं, तब आप कन्यादान को रिग्रेसिव समझते हैं। तब आप जो भारतीय सभ्यता है उसको आप समझते हैं कि यहाँ पे सिर्फ सती प्रथा थी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड मैरिज था, जिस पे मैं बात करूँगी भी, जिसमें चाइल्ड मैरिज मतलब छोटे में शादी हो जाना। मैं आपको ये बता दूं, अगर आपसे कोई भी ये कहता है कि यहाँ पे भारत में जो सनातन धर्म है वहाँ पे सती प्रथा थी, तो आप उससे सिर्फ एक सवाल कीजिए। वो ये सवाल है कि क्या राजा दशरथ के मरने के बाद तीनों रानियों ने सती कर लिया था? क्या वो चिता में जल गई थी? क्या पांडु के मरने के बाद कुंती सती हो गई थी? माद्री हुई थी, क्योंकि वो स्वेच्छा से किया था, वो भी क्योंकि उन्होंने वो ये बात को जानती थी कि वो अगर रहेंगी तो उनके वो अपने बच्चों में और कुंती के बच्चों में, दोनों में से किसी पे वो बराबर का संबंध नहीं रखेंगी, और साथ ही साथ वो अपने आप को पांडु के मृत्यु का जन्म जो जिम्मेदार होता है वो मान रही थी। उसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी ये उल्लेख नहीं मिलेगा कि इस राजा के मरने के बाद रानी सती हो गई, राजमाता होती थी वो। तो ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात आती है, आपको ये भी बताएंगे लोग कि छोटे में शादी हो जाना, बाल विवाह, बालिका वधू, जिस पे एक धारावाहिक भी बनी थी। तो मैं उन सब से ये पूछना चाहती हूँ, या आप उनसे पूछिए जब भी आपको ये बताया जाए कि हिंदू धर्म में ऐसा होता था, तो उनसे पूछिए कि सीता की क्या 6 साल में शादी हो गई थी, या द्रौपदी की जन्म लेते ही शादी हो गई थी? ये उल्लेख है कि उनकी दीक्षा हुई थी, उनकी शिक्षा हुई थी, और वो इस एज में थी कि वो अपना वर चुन सके। और ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज कन्यादान पे बना है, कल शायद आपके भगवान ना मानने पे बन जाए। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी ज़रूरी है, आपके बच्चों को जाननी ज़रूरी है, और साथ ही साथ आपके आस पास पड़ोसी जहाँ से भी मिलते हैं उनको जाननी ज़रूरी है।
ये हो गया कन्यादान और साड़ी पे बात। तीसरी चीज़ जो आज हम बात करेंगे वो है बाल विवाह या विवाह की जो एज है उसका सही उम्र क्या होनी चाहिए, कब शादी होनी चाहिए। क्या सिर्फ शादी उस एज में होनी चाहिए जहाँ पे आपने एक कानूनन आपके शादी की उम्र हो गई है, या फिर ये दूसरे अलग फैक्टर्स पे भी निर्भर है। अभी अभी हाल में राजस्थान सरकार ने इसमें कुछ फेरबदल किए हैं और इस पे बहुत बवाल मचा। काफ़ी लोगों ने अपने एक्सपर्ट कमेंट्स दिए, काफ़ी लोग जो राइट विंगर हैं वो उनका कुछ और मानना था, लेफ्ट विंगर का अलग मानना था, जो फेमिनिस्ट थी उनका कुछ और मानना था। तो पूरा मामला ये है कि जो राजस्थान में आपको पता भी बालिका विवाह होते हैं और उसमें जो 18 साल का जो एज है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं राजस्थान सरकार ने, संशोधन किए हैं और ये इसको मैंडेटरी बनाया है कि अगर चाइल्ड मैरिज होता भी है तो वो रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। और लोअर के उसको घटाया गया है एज को। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि कभी जब भी बात इस पे होती है कि और लड़कियों की शादी किस उम्र में होनी चाहिए, तो मैं ये हमेशा देखती हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन करते हैं वो मर्द करते हैं, औरतें थोड़ा कम डिस्कशन करती हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप अपने आसपास इस बात को डिस्कशन करें, स्पेशली जो औरतें हैं अपनी बेटियों से डिस्कशन करें, अपने जो घर में जो औरतें हैं उनसे डिस्कशन करें, बाहर जाएं तो अपने कॉलीग से डिस्कशन करें कि किस बेसिस पे शादी होनी चाहिए। मेरा जो व्यक्तिगत मानना यह है कि 18 साल से कम में तो होनी नहीं चाहिए। सिर्फ प्यूबर्टी होना या मासिक धर्म का होना या इस बात का आपका नेचुरली कैपेबल होना कि आप बच्चे को जन्म दे सकती हैं, इस बात का कभी इंडिकेशन नहीं हो सकता कि आप शादी के लिए तैयार हैं। उसके लिए दूसरी चीज़ें हैं, जैसे आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, जो आपके मतलब लड़की की जो मानसिक स्थिति कैसी है, उसकी शारीरिक स्थिति कैसी है, क्या उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, क्या वो इस काबिल बन गई है कि कल को कुछ ऊंच नीच हो जाए उसके ससुराल में और आप उसकी सहायता करने के काबिल ना रहें तो वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। क्या वो इस स्थिति में है कि अपने परिवार को एक साथ लेके चल सकती है परिपक्वता से। क्या वो स्थिति में है कि वो अपने बच्चे को अकेले पाल सकती है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या वो स्थिति में है कि वो शादी जैसे 7 जन्मों के रिश्ते के में जाने के लिए तैयार है। क्या उसके जो दोस्त हैं उनकी शादी हो गई है, क्या वो उसको क्या और पढ़ना है, उसकी रुचि क्या है, उसके आसपास के जो लोग हैं या जिसको भी वो आइडल मानती है क्या वो उनके आसपास पहुंची है, क्या वो उस रास्ते पे चल पड़ी है। क्या आपने इतने पैसे या इतना आप में इतना सामंजस्य या आपने ऐसे संसाधन जुटा रखे हैं जो शादी नहीं शादी के बाद भी उसके लिए एक हथियार का रूप ले। तो इन सारी चीज़ों को मिला के ही आप डिसाइड कीजिए, निर्णय लीजिए कि लड़की की शादी की उम्र हो गई है। कितने आज जो डिवोर्स रेट्स हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं? वो इसलिए बढ़ रहे हैं कि समय चेंज हो रहा है। एक तो जो संयुक्त परिवार था वो टूट के न्यूक्लियर परिवार हो गया है, तो लड़कियों पे जो भार है वो भी ज़्यादा आ गया है। उनको सिर्फ घर नहीं, बच्चे नहीं, बाहर भी देखना होता है। अगर वो जॉब कर रही होती हैं या करियर में कुछ करना चाहती हैं तो इन तीनों चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। अब हम कितना भी कह लें, लेकिन एक औरत
किसी भी, क्योंकि वो इस तरह से इमोशनली ऐसी इन्वॉल्व होती है कि वो अपने घर में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, ज़्यादा जिम्मेदारियाँ ले लेती है अगर उसको ना भी दी जाए तो। और इन सब के बीच में अगर वो मानसिक रूप से तैयार नहीं है विवाह के लिए, या जोड़ियां बेमेल हैं, या जो मानसिक जो परिपक्वता है वो नहीं आई है, तो शादी एक नाजुक मोड़ पे पहुंच जाती है। और या फिर अगर उसकी गलती ना भी हो, अगर कुछ ऐसे ऐसे इश्यूज हो, प्रॉब्लम्स हो ससुराल में, चाहे वो सास की तरफ से हो, चाहे वो पति की तरफ से हो, अगर उसको दहेज की वजह से या किसी और तरह से प्रताड़ना दिया जा रहा है, तो उस चीज़ को सॉल्व करने के या फिर एक अलग डिसीजन अपने लिए स्टैंड करने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होके उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, उसमें इतनी ताकत तो होनी चाहिए। पर अगर हम उसको वक्त ही नहीं देंगे तो वो ताकत कहाँ से आएगी? जो लड़की आईएएस बन सकती थी, जो लड़की ब्रांड हेड बन सकती थी, जो लड़की इंजीनियर बन सकती थी, जो लड़की डॉक्टर बन सकती थी, वो सिर्फ चूल्हा चौका करने वाली एक औरत बन के रह गई। क्यों? क्योंकि हमारे पड़ोसी ने, हमारे रिश्तेदारों ने आपको एहसास दिलाया कि लड़की की उम्र हो गई है। क्या यही मापदंड अपनाना होता है हर एक माँ बाप को? क्या यही मापदंड जवाहरलाल नेहरू ने अपनाया होता तो इंदिरा गांधी मिलती आपको? अगर यही मापदंड सुषमा स्वराज के पिताजी ने अपनाया होता तो क्या सुषमा स्वराज आपको देखने को मिलती? क्या यही मापदंड सब जो औरत साइंटिस्ट हैं इसरो में, जो मंगल पे यान भेज रही हैं, जो आज आपके हमारे ज़िंदगी को बेहतर कर रही हैं, क्या वो आपको मिलती? क्या जिस डॉक्टर्स के पास आप दौड़ते हैं, जिस गायनेक के पास अपनी माँ को, अपनी बीवी को लेके जाते हैं, वो मिलती? तो आपकी बेटी को भी उतना ही हक है अपने सपनों को पूरा करने का जितना दूसरों को है। तो शादी की उम्र और शादी का समय सिर्फ और सिर्फ उस लड़की को बताने दीजिए। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। और मैं आपसे एक चीज़ वादा करती हूँ कि लड़कियों में ना ये बोध बहुत बहुत गहरा होता है। अगर माँ बाप ने विश्वास किया है तो वो उसको पूरा करने के लिए अब पूरी शिद्दत से जान लगा देती है। तो उन पे विश्वास कीजिए, ये सोच के कि इसको भी उतनी ही प्यार से पाला है। सिर्फ समाज उसको लड़की कहता है, पर है तो वो आपके दिल का टुकड़ा ही। तो अंतर कैसे हो गया? यही कहना था मुझे आपसे। तो जो भी कीजिए, अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। वो पुरानी कहावत है और सुनी सुनी भी है कि दिखावे पे मत जाइए, अपनी अकल लगाइए। तभी समाज बदलेगा, देश बदलेगा और बदलेंगे हम और हमारी ज़िंदगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।